हाँ तो बच्चों देखिए, मैं आलोक कुमार SNIC यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के समक्ष कक्षा 12 गणित विषय से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। क्रेमर के नियम द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना। क्रेमर्स रूल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। अर्थात अभी पिछले वीडियो में आपने आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था। अब इस वीडियो में आप सीखेंगे क्रेमर के नियम द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना। रैखिक समीकरण क्या होता है भाई? जो एक घात का समीकरण होता है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यह कैसा समीकरण है? इसको रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसमें होता क्या है कि जो भी समीकरण दिया रहेगा उसके गुणांकों को इकट्ठा करके एक गुणांक सारणी बनाते हैं, जिसको D से दिखाते हैं, D से दिखाया जाता है। और इसके बाद अगली कड़ी में इस गुणांक सारणी के पहले स्तंभ के स्थान पर अचर पदों को रखा जाता है, उसको dx मान दिखाते हैं। और इसके बाद गुणांक सारणी के दूसरे स्तंभ की जगह अचर पदों को रखते हैं और तब उसे dy से दिखाया जाता है। और गुणांक सारणी के तीसरे स्तंभ को हटा करके उसके स्थान पर अचर पद को रखते हैं, तो यह इसे dz से डिनोट करते हैं। यदि आपका 3 अचर वाला है तो, यदि x y वाला है तो 2 ही काफ़ी है। इसके बाद x बराबर होता है dx अपान d। देखिए यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से dx की वैल्यू dy की dz की, तो x का मान हो जाएगा dx अपान d और y का मान हो जाएगा dy बाई d और z का मान होता है dz अपान d। निकल गया आपका x y z। x y z की ही आवश्यकता थी, जिसे आप क्या कर लिए? प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, आगे जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और देखा जाता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। एक बात ध्यान दीजिए, यदि समीकरण का निकाय संगत तब कहलाएगा यदि उसके एक या अनेक हल हैं, तब उस समीकरण निकाय का हल संगत कहलाता है। यदि उस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है तो उसका हल क्या? असंगत कहलाता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल एक लेते हैं छोटा सा और आपको दिखाते हैं कि यह x y z की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे आप। जैसे मैं 4x प्लस 6y दे दिया, 4x प्लस 6y बराबर 14 लिखा गया है। और इसके बाद 12x प्लस 18y बराबर 32, 18y बराबर 32। अब इसे क्रेमर विधि से सॉल्व करना है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे क्रेमर विधि से? चलिए भाई क्रेमर विधि से सॉल्व किया जाए। तो इसमें आप ये देख लीजिए, इन्हें सबसे पहले इस रैखिक समीकरण की सहायता से हम एक गुणांक सारणी बनाएंगे जो d के बराबर है। ठीक है ना, बना लीजिए गुणांक सारणी। आपने बना लिया, ये लेंगे 4 और यह 12 ले लिया और इसके बाद 6 और 18 ले लिया। गुणांक सारणी का मान याद कर लीजिए कितना होगा भाई, गुणा कर लीजिए इसका। 18 चौका कितना हुआ? 72, 72 माइनस
और इसमें गुणा कर लेंगे 12 में 6 का, क्या मिला 12 छक 72 मिल गया। यह भी कितना मिल गया 72 माइनस 72 अर्थात कितना मिला 0 प्राप्त हो गया। जब 0 प्राप्त हुआ तो आप ये कहेंगे, इसके बाद dx निकाल लो। dx कैसे निकालिए मैं बता रहा हूँ आपको। dx निकालने के लिए इसमें हमने कहा था कि पहले स्तंभ को हटा देंगे, पहले स्तंभ को हटाइए या इसकी जगह पर अचर पदों को रखना होता है। यह 14 और 32 को रख लेंगे, 14 और 32, और यह दूसरा स्तंभ 6 और 18 ज्यों का त्यों हो जाएगा। आपने dx बराबर इसका मान निकालेंगे, वही काम 14 में 18 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना मिलेगा 14 में 18 का मिलिया कर लीजिए 252 प्राप्त हो जाएगा। माइनस इसमें कर लेंगे 6 का 32 में तो 2 6 का 12 और इसमें 6 का 36 18 18 और एक कितना मिला 19 192 बचा। और यह dx समान dx इसमें से माइनस करना है, करिए भाई 2 में से 2 निकल गया 0 बचा। और यहाँ 5 में से 9 नहीं घटेगा, एक हासिल मांग लेगा तो 15 में से 9 निकाल लेंगे, कितना मिला 6 प्राप्त हो गया। ठीक है 15 में से 9 निकालिए 6। यह dx देख रहे हैं आपका इतना मिल गया, dx बराबर 60 मिला जो आपका 0। हाँ देखिए यहाँ पर यह 0 के बराबर नहीं है। एक बात हम आपको बता दें एक गुणांक सारणी के बारे में, इसके 3 केस होती है और इस 3 केस में आप ध्यान देंगे कि यदि d गुणांक सारणी का मान बराबर नहीं है 0 के, तब इस केस में इस रैखिक समीकरण का एक हल होता है, एक हल होगा। और यदि यह गुणांक सारणी का मान 0 के बराबर प्राप्त हो गया तब यहाँ पर 2 केस उत्पन्न हो जाती है। यह यदि वह बराबर है 0 के, किसका d का मान देखिए यहाँ पर 0 के बराबर आया था, लेकिन इसमें से dx dy और dz का मान यदि इसमें से कोई 0 के बराबर नहीं है तब इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और यदि d बराबर 0 है और dx बराबर dy बराबर dz यह भी बराबर 0 ही प्राप्त है तो इसके अनंत हल होते हैं। इसकी कितना अनंत हल होगा, अनंत हल होते हैं। 3 केस एक गुणांक सारणी में 3 केस। यदि यह d का मान 0 के बराबर नहीं है तो उस केस में यह जो रैखिक समीकरण है इसका एक हल होगा। और यदि यह d बराबर 0 हो गया लेकिन dx dy dz में से कोई एक 0 के बराबर नहीं है तो उस केस में इसके अनेक हल होंगे। और यदि d बराबर 0, dx बराबर 0, dy बराबर 0, dz बराबर 0 तो उस केस में इसके अनंत हल होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ d बराबर 0 प्राप्त हुआ है लेकिन dx जो है 0 के बराबर नहीं है, अतः इसके क्या अनेक हल होंगे। इसके कितना हल होंगे, अनेक हल होंगे बाबू। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस उदाहरण से एकदम आपका स्पष्ट हो जाएगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू इस क्रैमर रूल से कैसे फाइंड किया जाता है। हाँ देखिए अब 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर 5 और दूसरा है 4x प्लस y बराबर 14, 4x प्लस y बराबर 14। ठीक है,
तो सबसे पहले यह रैखिक समीकरण जो है इन्हें हम गुणांक सारणी के रूप में लिखेंगे। रैखिक समीकरण को गुणांक सारणी के रूप में लिखने पर d बराबर 3 4 और -2 और यह कितना मिला 1 मिल गया, -2 और 1 प्राप्त। इसकी वैल्यू कितना मिली बाबू, यह 3 एकम 3 और माइनस यह 4 दूना 8 -8 है और पहले से माइनस है तो यह +8 हो गया, बराबर कितना मिल गया 11 प्राप्त हो गया। ध्यान देगा। अब आप यहाँ dx निकालेंगे। dx में हमने बताया था dx लिखते समय गुणांक सारणी के पहले स्तंभ की जगह अचर पद को लिखा जाता है। तो यह लिख लेंगे 5 और 14 और यह ज्यों कहते हो -2 और 1। आगे dx की वैल्यू प्राप्त करिए, कितना मिला, ये 5 एकम 5 और माइनस ये 14 दूना 28 और पहले से माइनस है और यह भी -28 मिलकर के +28 हो गया, 28 और 5 33 हो गया। ये dx का मान प्राप्त हो गया एकदम। अब आइए यहाँ से dy की वैल्यू प्राप्त कर लो। dy बराबर dy में क्या करेंगे, चल भाई पहला स्तंभ तो ज्यों का त्यों लिखेंगे 3 और 4, इस दूसरे स्तंभ की जगह हम अचर पद को रखेंगे ना 5 14, 5 और 14। कोई आपत्ति नहीं? यदि आपत्ति हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताया करिए। चलिए बाबू इसका आप मल्टीप्लाई कर लो। 14 में 3 का गुणा कितना 42, 14 3 42 और -4 5 20 हो गया। ए dy की वैल्यू 42 में से 20 घटा देंगे, कितना मिलेगा, हाँ यहीं से कर देते हैं, कितना 22 प्राप्त हो गया, 22 मिल गया। बस लास्ट चल रहा है। लास्ट में हम सूत्र बताए थे x बराबर dx अपान d। चलिए dx का मान रख लो। dx का मान यहाँ से मिला था 33 अपान d की वैल्यू 11 ना 11, तो 33 में 11 की भाग दे देंगे, कितना मिला 11 3 33। आ गई x की वैल्यू 3 और y बराबर भैया बोलो बाबू, y बराबर है आपका एक फार्मूला बताया गया था dy अपान d बताया गया था। तो dy की वैल्यू यहाँ 22 निकली है अपान d की वैल्यू 11। अब भाग देंगे तो कितना मिल गया 11 दूना के 22। बस सॉल्व हो गया। यही है क्रैमर विधि से युगपत समीकरण को सॉल्व करना, एकदम आसान काम है। यह द्वितीय क्रम का था, तृतीय में रहेगा तो वही काम होगा आपका, उसमें dz आ जाएगा, बस यही काम होगा। इसमें एक लाइन, एक आपका पंक्ति और एक स्तंभ बढ़ जाएंगे, उससे नहीं घबराना है। बस dx लिखते समय हमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा देना है और इसकी जगह अचर पद को लिख देना है। जब dy लिखेंगे तो उस केस में इस वाले लाइन को हटाना है, गुणांक सारणी से ही काम करना है। यह स्तंभ हटाएंगे, दूसरे स्तंभ को हटाना है और इसकी जगह अचर पद को। अचर पद का मतलब जो बराबर के दाएं तरफ होंगे उनको। अचर पद का मतलब जिसके साथ x y z नहीं होंगे, कांस्टेंट पद जो होंगे वही है अचर पद आपके, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर फिर क्या आपने मान निकाल लिया, अगर dz रहता तो dz भी निकाल लेते, और उसके बाद x बराबर dx बाई d, तो आप dx की वैल्यू रख लेंगे और इसके बाद अपान d की वैल्यू रख लेंगे और y बराबर dy अपान d, तो dy की वैल्यू अपान d की वैल्यू रख लेंगे, एकदम आसानी से। कोई आपत्ति है नहीं? एकदम भाई आराम है। हाँ, इसमें यह ध्यान देने की बात है कि यह गुणांक सारणी में आप x y z का मान कब निकाल रहे हैं, जब यहाँ पर हमें d का मान जो है 0 के बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है।
यदि यहाँ d बराबर 0 प्राप्त हो जाता तो वहाँ पर 2 केस खड़ी हो जाती। पहली केस, यदि dx dy dz में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है तो उस केस में इसके कितने अनेक हल होंगे। और यदि यहाँ पर यह d का मान 0 है उसके बाद भी हमें dx dy dz निकालना ही होगा। अगर वह तीनों मान 0 के बराबर प्राप्त होता है तब क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। कितना होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। हाँ, तो देखिए भाई, इस तरह से आप शारीरिक से संबंधित सभी सवालों को आप सॉल्व करेंगे और इसमें लगभग सभी नियम हमने आपको बता दिया। इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होंगे, सवाल होंगे, आप लगाएंगे। इस शारीरिक चैप्टर की PDF फाइल भी आपको सेंड कर दिया जाएगा और इसका आंसर भी साथ में। आप लगाते रहिए, अभ्यास करते रहिए। आपके पास वीडियो नहीं जा रही तो आप निराश मत होइए। कहीं न कहीं हम लोग या कोई अध्यापक व्यस्त हैं, फंसे हैं, तभी ऐसा कर रहे हैं। जैसे ही वो फुर्सत में होते हैं आपको भरपूर वीडियो भेजेंगे। ठीक है, आप मेहनत से पढ़ते रहिए सिर्फ और अच्छा रिजल्ट दीजिए। घर वालों को जो कि संतुष्ट रखे रहिए। आप सिर्फ काम से काम में नहीं कि वीडियो देखते देखते जैसे घर वाले ओझल हुए तब तक फिर आप जो है कि टॉपिक चेंज कर दिए। नहीं, ऐसा काम ना करो। टॉपिक चेंज ना करो। टॉपिक चेंज करते करते आप खुद चेंज हो जाओगे और इतना चेंज हो जाओगे कि फिर आप संभाल ही नहीं संभलोगे। इसलिए आप सही रास्ते पर चलिए। फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।